बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता है। एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर से कुछ ग्रुप्स या कुछ एटम्स निकल जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। ठीक, ये कंपाउंड है। हमने क्या बनाया? CH3 CH2 X। ये इथाइल हैलाइड है। अब होगा क्या? हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा, उस कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन जो होता है वो होता है बीटा कार्बन। आप लोगों के सिलेबस में अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। मतलब एक एटम अल्फा कार्बन से निकलेगा, दूसरा एटम बीटा कार्बन से निकलेगा। एक एटम अल्फा कार्बन से निकलेगा, दूसरा एटम बीटा कार्बन से निकलेगा। ये एलिमिनेशन है। आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें केवल और केवल अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन आप लोगों के सिलेबस में केवल अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। मतलब अल्फा से हेलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। एक एटम अल्फा कार्बन से निकलेगा, एक एटम बीटा कार्बन से निकलेगा। एक एटम अल्फा से निकलेगा, एक एटम बीटा से निकलेगा। ध्यान से सुनो, एक एटम अल्फा से निकलेगा, एक एटम बीटा से निकलेगा। तो ये बोला जाएगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, दिस इज एलिमिनेशन। अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा loses hydrogen, this is elimination. Alpha loses halogen, beta loses hydrogen, this is elimination. alkyl halide में एलिमिनेशन का मतलब होता है दो एटम्स निकलेंगे या दो ग्रुप निकलेंगे। एक निकलेगा अल्फा पोजीशन से, दूसरा निकलेगा बीटा पोजीशन से। तो अल्फा से कुछ निकला, बीटा से निकला, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब अगर यहां पर मैं एलिमिनेशन कराऊं, एलिमिनेटिंग एजेंट मान लो हमने यहां पे लिया अल्कोहलिक NaOH और अल्कोहलिक NaOH लेकर के एलिमिनेशन कराया, तो होगा क्या? अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा बेटा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। अल्फा पोजीशन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो कंपाउंड क्या बना? कार्बन, हाइड्रोजन, ये वाला, दूसरा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन तो निकल गया, तो इसका बॉन्ड बनाने से कोई मतलब नहीं। अब देखो हम कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये वाला जो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इस पे कार्बन, कार्बन से ऊपर नीचे दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन हमने बनाए। अब जरा सोचो, हाइड्रोजन निकला यहां से तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हुई, हाइड्रोजन निकला यहां से एक वैलेंसी फ्री हुई, तो दोनों मिलकर के यहां पे क्या फॉर्मेशन कर लेंगे? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद में सोडियम जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा। साइड प्रोडक्ट हम खैर नहीं बनाएंगे। वैसे यहां पे क्या होगा? NaX निकल जाएगा और वाटर लॉस हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको, अभी जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये सब यहां से कैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। मेन हमारा फोकस जो है वो अपने प्रोडक्ट पे है। तो एलिमिनेशन क्या होता है ये समझ लिया। क्या एलिमिनेशन होता है? अल्फा पोजीशन से एक एटम या ग्रुप निकलेगा, बीटा पोजीशन से एक एटम या ग्रुप निकलेगा और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन। हमारा सिलेबस क्या है? अल्फा बीटा
एलिमिनेशन। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखो, यहां पर मैं आपको एलिमिनेशन के लिए एक चीज बताना चाह रहा हूं। एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं सेटजेफ रूल। एलिमिनेशन के लिए दो रूल बहुत फेमस हैं। एक हॉफमैन्स रूल बहुत फेमस है, एक सेटजेफ रूल बहुत फेमस है। सेटजेफ रूल और हॉफमैन्स रूल, दो रूल एलिमिनेशन में काम करते हैं। एलिमिनेशन किसका होना है, कहां से कराना है, ये हमें सेटजेफ रूल और हाफमैन रूल बताते हैं। हाफमैन रूल आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हाफमैन रूल हैवी बेस के लिए होता है। जैसे टर्शरी जो ब्यूटाऑक्साइड आयन वगैरह जब आता है, तो हैवी बेस जब होते हैं उनके लिए हाफमैन रूल इस्तेमाल होता है। तो वो इतना डेप्थ में हमारे यहां पूछा नहीं जाता है। हमारा काम केवल सेटजेफ रूल से चलेगा, तो हम केवल सेटजेफ रूल ही पढ़ेंगे। देखो ध्यान से सुनो, जैसे मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ध्यान से समझेंगे। यहां कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3। यहां कितने हैं? 1। यहां कितने हैं? 2। और यहां कितने हैं? 3। ठीक, अब आप लोग ये पहचान गए कि ये एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री से। अब अगर हम इसका एलिमिनेशन कराएं, हमने लिया एल्कोहलिक NaOH, तो अब ये देखो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन क्या बोला जाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन बीटा कार्बन बोला जाएगा। अच्छा, तो क्या अल्फा कार्बन के पड़ोस में ये वाला कार्बन नहीं है? क्या ये वाला कार्बन नहीं दिख रहा? ये वाला कार्बन भी क्या बोला जाएगा? बीटा कार्बन बोला जाएगा। अब आप यहां पर यह दिमाग लगाओगे कि अगर हमें एलिमिनेशन कराना है, अगर हमें एलिमिनेशन कराना है, निकालना है, तो अल्फा पोजीशन से क्या निकाल देंगे? हाइड्रोजन निकालेंगे। अब बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो हमारे पास समस्या ये पैदा हो गई कि भाई बीटा ये वाला कार्बन भी है, बीटा ये वाला कार्बन भी है, तो हम हाइड्रोजन यहां से निकालें या हाइड्रोजन यहां से निकालें। समस्या ये फंस गई कि हम इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे या इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे। इसी समस्या को दूर करने के लिए जो रूल दिया गया उसको बोला गया सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन हमेशा उस बीटा कार्बन से निकालो जिस पे कम हाइड्रोजन हो, गरीब को और गरीब कर दो। ठीक, क्या कहता है सेटजेफ रूल? वैसे बुकिश लैंग्वेज में बोलता है हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से निकालना चाहिए, लेकिन हम बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, हम आपको देसी भाषा बता रहे हैं। उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना जिस बीटा कार्बन पे कम हाइड्रोजन लगे हुए हो। तो बोलो, इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन किस बीटा कार्बन से निकलेगा? CH3 से या CH2 से? CH2 से निकलेगा। हालांकि निकलता इससे भी है, लेकिन अभी वो चीज हम समझाने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आप ये समझ गए कि हमें इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना CH3। यहां पे क्या बचा बेटा? यहां क्या बचा बोलो? CH हाइड्रोजन निकल गया, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, हाइड्रोजन निकाल दिया। सिंगल बॉन्ड से कौन लगा हुआ है? CH2। लेकिन अब एक हाइड्रोजन भी यहां से निकाला हमने, एक हाइड्रोजन भी निकाला, तो अब कितने बचे? एक CH बचा, और उससे सिंगल बॉन्ड से कौन लगा हुआ है? CH3। अच्छा, अब सोचो, यहां पे 2 हाइड्रोजन थे, यहां पे केवल एक रह गया, एक निकल गया, तो इसकी भी तो वैलेंसी फ्री हो गई होगी, और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन अगर कोई कहता कि सर
ये आपने पार्शियलिटी की, इस गरीब को और गरीब बना दिया। 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, आपने निकाल दिया इसमें से। इसके पास 3 थे, तो इसमें से क्यों नहीं निकाला? चलो निकाल के देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। अब किन यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 बचेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पे? CH2। एक वैलेंसी फ्री हो गई, फ्री वैलेंसी दिखा दी। उससे कौन लगा है? CH। हाइड्रोजन भी तो निकला होगा, हाइड्रोजन निकाल दिया, उसकी वैलेंसी फ्री कर दी। आगे कौन लगा है? CH2। आगे कौन लगा हुआ है? CH3। तो अब ये फ्री वैलेंसी और ये फ्री वैलेंसी दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे बेटा? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो ये ब्यूट 2 इन बना, ये ब्यूट 1 इन बना। सेटजेफ रूल ये कहता है कि ठीक है, तुम दोनों बीटा से निकालना चाहो, दोनों बीटा से निकाल दो, लेकिन जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे उस बीटा कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन निकलेंगे, गरीब को और गरीब बना देना है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनता है? मेजर, ज्यादा बनता है। और ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनता है, बिल्कुल थोड़ा सा बनता है, लगभग 20%, और ये बनता है 80%। ये लगभग 80% बनता है और ये लगभग 20% बनता है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। और ये थोड़ा सा बना तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनो, एक बॉटल है तुम्हारे पास, उस बॉटल के अंदर तुमने रिएक्टेंट रख दिए, कॉक्स द बॉटल, बॉटल बंद कर दी, रिएक्शन हुई। जो बॉटल है उसके अंदर तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल। तो हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल में से इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकले, कुछ मॉलिक्यूल में से इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन बोतल के अंदर जो ज्यादा दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। ठीक है? तो सेटजेफ रूल क्या कहता है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, ध्यान से सुनना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा उस कार्बन से हाइड्रोजन लूज होता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक? यह है सेटजेफ रूल। मैं लिख देता हूं। हालांकि सेटजेफ रूल आपके यहां लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना है। ऑलवेज लूज हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन which already have less hydrogen atoms। ठीक, बात समझ में आई? अच्छा, बनेंगे दोनों। अगर दोनों से निकाल दिया तो क्या होगा? हमने यहां पे सेटजेफ रूल की खिलाफत कर दी। अब सेटजेफ रूल की खिलाफत कर दी, सेटजेफ ये कहता था कि यहां से निकालो, हमने निकाल यहां से दिया, तो अगर बनेगा तो माइनर बनेगा। अब कोई पूछेगा अच्छा ये वाला मेजर क्यों बन रहा है? तो देखो ये सिमेट्रिक है, और ये कैसा है? अनसिमेट्रिक है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड कोने पे लगा हुआ है। ये सिमेट्रिक है क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड बीच में लगा है। भाई देखिए, इसको अगर हम यहां से ऐसे तोड़े तो दोनों तरफ बराबर बराबर का मामला है कि नहीं? सिमेट्री है, और सिमेट्रिक चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं। यहां पर देखिए, एक तरफ CH2 है, दूसरी तरफ बड़ा एल्काइल ग्रुप है, यहां पे सिमेट्री नहीं है, तो सिमेट्रिक प्रोडक्ट इसमें ज्यादा बन रहा है। ठीक है? इसे नोट कर लो। ये जो रिएक्शन हो रही हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, अब इस हमने समझ लिया एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? अल्फा पोजीशन से एक एटम या ग्रुप निकलेगा
और बीटा पोजीशन से एक एटम और ग्रुप निकल सकता है। अल्फा कार्बन से एक एटम या ग्रुप निकलेगा और बीटा कार्बन से भी एटम या ग्रुप निकलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। 1-2 एलिमिनेशन भी बोला जाता है। इसको 1 बोलेंगे, ये सेकंड 2 बोलेंगे, ये 1 होगा तो ये 2 होगा। तो 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक, अब ये रिएक्शन जो हो रही है इसका मैकेनिज्म क्या है? कैसे आखिर ये हुआ? NaX कैसे बना? H2O कैसे बना? ये हम लोगों को सीखना है। कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा इसमें क्या होगा, X निकला है, H निकला है तो HX बना दें, लेकिन यहां पे हमने NaX बनाया। तो बच्चों समझना यह है कि ये रिएक्शन चल क्या रहा है इसके अंदर, ये NaX कैसे बना, वाटर कैसे बना, ये प्रोडक्ट कैसे बना। तो हमें इसका पूरा प्रोसेस समझना है और उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप बाय स्टेप स्टडी यानी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म होंगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने कल पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके कितने मैकेनिज्म थे? बोलो, उसके कितने मैकेनिज्म थे? 2 हमने पढ़े थे। कौन कौन से? SN1, SN2। ऐसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 तरह के मैकेनिज्म फॉलो करती है। E1 मैकेनिज्म और दूसरा होता है E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म कंपेयर कर सकते हैं इसको, SN1 मैकेनिज्म को E1 मैकेनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं और E2 मैकेनिज्म को SN2 मैकेनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं। जो जो वहां हुआ था वही वही यहां होगा, लगभग लगभग 95% सिमिलरिटी रहती है। अच्छा, चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या सिमिलरिटी रहेगी, क्या क्या सिमिलरिटी रहेगी और पढ़ा जाता है। E1 मैकेनिज्म का मतलब है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसको हम बोलेंगे E1 मैकेनिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, E2 मैकेनिज्म को क्या बोला जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर किस चिड़िया का नाम है? ऑर्डर का मतलब क्या होगा? अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर है तो इससे हम लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब होगा कि रेट केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक, और अगर E2 मैकेनिज्म है, सेकेंड ऑर्डर है, मतलब रिएक्शन की जो रेट होगी वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। रिएक्टेंट 1 की कंसंट्रेशन पे और रिएक्टेंट 2 की कंसंट्रेशन पे। बोलो, बात समझ में आ रही है? भाई, किसी रिएक्शन को करने में कम से कम 2 रिएक्टेंट चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2 रिएक्टेंट जनरली होंगे। तो एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन पे अगर रेट डिपेंड करेगी तो बोला जाएगा E2 मैकेनिज्म है। अगर केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे तो हम बोलेंगे कौन सा मैकेनिज्म है? E1 मैकेनिज्म है। दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर यह डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कल हमने SN1 में बताया था वैसे ही E1 में है, जैसे SN2 में बताया था वैसे ही E2 में है।
तीसरी बात, ये फेवर्ड होती है, फेवर्ड बाय, कोई बताएगा कैसा सॉल्वेंट चाहिए, कैसा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जो E2 मैकेनिज्म होगा वो फेवर्ड होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हमें ज्यादातर एलिमिनेशन करना होगा, तो देखो एलिमिनेशन का जो ऑर्डर आता था, जो सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर आता था, वो क्या होता था? SN1 में 3 डिग्री लेस देन मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में उससे कम, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे कम। ठीक, यहां भी ऑर्डर, बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है, यहां भी ऑर्डर जो होगा रिएक्टिविटी का वो सेम रहेगा, सेम रहेगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस पे आगे या पीछे से अटैक नहीं करना है, इसमें से लूज होना है, निकलना है। निकलने के लिए ऑर्डर सेम रहेगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहां पे डिफरेंस आ गया, यहां पे डिफरेंस आ गया। अच्छा, एक ऑर्डर और देख लीजिए, एक ऑर्डर और देख लीजिए रिएक्टिविटी का, एक ऑर्डर और है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, सेम ऑर्डर यहां भी रहता है। दूसरा ऑर्डर जो रिएक्टिविटी का है वो सेम ऑर्डर यहां भी रहेगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। यहां पे ये डिफरेंस है, आप देखिएगा। सबसे खास बात रह गई है, वही आपको समझना है, वही आपको समझना है, सबसे खास बात रह गई है। हटा दू बेटा, देखो सबसे खास बात रह गई है यहां पर। इवन मैकेनिज्म की कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन समझ लेना। कब इवन मैकेनिज्म होगा, इसकी कंडीशन भी समझेंगे कि कब E2 मैकेनिज्म होगा। अगर अगर कभी भी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, हाई टेम्परेचर जो ग्रेटर देन का मत सिंबल जो लगेगा वो ये लगेगा क्या? नहीं, ये तो टेम्परेचर लेस, इधर टेम्परेचर लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हमको क्या करना है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखना है। तो कैसा एरो लगेगा बोलो? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, प्लस वीक बेस होगा, वीक बेस, तो मैकेनिज्म कौन सा चलेगा? E1 मैकेनिज्म चलेगा। और जब कभी भी हाई टेम्परेचर यानी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैकेनिज्म कौन सा चलेगा? E2 मैकेनिज्म चलेगा। ध्यान रखना, वीक बेस जब प्रेजेंट होता है तो E1 मैकेनिज्म चलता है। सबसे बड़ी बात यही है, वीक बेस की प्रेजेंस में E1 मैकेनिज्म चलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? E2 मैकेनिज्म चलेगा। ठीक,
ध्यान रहेगी ये बात? ओके। दूसरी बात, SN1 कितने स्टेप में पूरा होता था? 2 स्टेप में। E1 भी 2 स्टेप में पूरा होगा। कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। कौन कौन से स्टेप? फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकैटायन बनेगा। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें बेटा कार्बोकैटायन बनता है। C+ फॉर्मेशन कार्बोकैटायन बनेगा। और सेकंड जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बीटा कार्बन। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा? बीटा कार्बन पे करेगा। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, बीटा कार्बन पे अटैक करवाना है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह काम करेगा, इसलिए उसको बीटा कार्बन पे अटैक कराना है। अगर वो बेस की तरह काम न करता, केवल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता, तो हम कार्बोकैटायन पे अटैक कराते। लेकिन अभी हम समझाएंगे जब आगे एग्जांपल देंगे। और ये वाली जो रिएक्शन होती है E2 मैकेनिज्म, ये कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप विद जो कुछ वहां होता था सब, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। वहां भी ट्रांजिशन स्टेट बनती थी SN2 में, E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यानी ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होगा बच्चों? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ। BC नहीं है, बीटा C है। E1 मैकेनिज्म। अब हम E1 मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। E1 मैकेनिज्म, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। देखो, मान लो एक रिएक्शन हम कर रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पे हैलोजन लगा हुआ है। अब बेटा एक वीक बेस ले लेते हैं, जैसे हमने लिया मेथिल अल्कोहल। ये वीक बेस है और टेम्परेचर हमें रखना है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का। ठीक, टेम्परेचर कितना रखना है? 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का। और जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, अभी हम समझेंगे मैकेनिज्म से। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O प्लस X माइनस। अब देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे ये बन रहा है। देखो, यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, CH3OH वीक बेस क्यों है? Why CH3OH is a weak base? ध्यान से समझना। आपके दिमाग में पहली कंफ्यूजन आई होगी, CH3OH वीक बेस क्यों है, हमने इसको वीक बेस क्यों लिख दिया। तो देखो, बेस वो होते हैं, एसिड वो होते हैं जो H+ को डोनेट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब यहां पे आप देखो, CH3OH में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। अगर ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा,
तो ये अपना एक लोन पेयर उठा करके प्रोटॉन को देगा, क्योंकि प्रोटॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए यहां से क्या करेगा, अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देगा। और जब लोन पेयर प्रोटॉन को देगा तो देखो बनेगा क्या, CH3 ऑक्सीजन। अब इसके पास कितना लोन पेयर रह गया है, एक रह गया, एक तो इसने इसको दे दिया। जब लोन पेयर दे दिया तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये था, और जब इसको अपना लोन पेयर दिया तो इसके साथ भी तो बॉन्ड बना लिया। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं तो उनके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, निगेटिव। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उनके ऊपर धोखे से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता तो अब आप सोचो, क्या यह ऑक्सीजन चाहेगा कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज हो जाए? अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है तो जरा सोचो कि ऑक्सीजन चाहेगा कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज आ जाए? नहीं चाहेगा। तो वो कौन सा काम ऑक्सीजन कर रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है? अपना लोन पेयर दे रहा है। तो क्या ये लोन पेयर देना पसंद करेगा? नहीं देना पसंद करेगा। अब अगर लोन पेयर देना नहीं पसंद करेगा तो ये वीक लोन पेयर डोनर है। और वीक लोन पेयर डोनर मतलब वीक बेस। लोन पेयर डोनर को ही तो हम बेस बोलते हैं। जो ज्यादा लोन पेयर दे दे वो बढ़िया बेस, जो कम लोन पेयर देने की टेंडेंसी देके रखे तो वो क्या हो जाएगा, वीक बेस। तो सोचो, क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा? आंसर है नहीं, नहीं रखना चाहेगा। तो ऑक्सीजन वो काम नहीं करेगा जो इस पर पॉजिटिव चार्ज ले आए, पॉजिटिव चार्ज लाए। ऑक्सीजन वो काम नहीं करेगा जो इस पे पॉजिटिव चार्ज लाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन इज अ पुअर लोन पेयर डोनर। अगर पुअर लोन पेयर डोनर है तो पुअर लोन पेयर डोनर होने का मतलब क्या हो गया, वीक बेस। तो अब यह ऑक्सीजन है किसके अंदर, मेथिल अल्कोहल के अंदर। तो इसलिए मेथिल अल्कोहल क्या होगा, वीक बेस होगा। चाहे मेथिल अल्कोहल हो चाहे एथिल अल्कोहल हो, अल्कोहल्स आर वीक बेस। बात समझ में आई? इतनी बात हमने अलग से आपको बता दी। इसका हमारे मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ठीक है? तो मेथिल अल्कोहल कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। ध्यान रखना, ध्यान रहेगा। बोलो मेथिल अल्कोहल क्यों वीक बेस है? क्योंकि हम प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे इसको। लोन पेयर जो डोनर होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। अब लोन पेयर इसके अंदर है किसके पास, ऑक्सीजन के पास। अगर ऑक्सीजन लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हमको इस बात का ज्ञान है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। आप भी इसको तोते की तरह याद रखेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। कोई बुरा इंसान है उसको ईमानदारी सिखाओ, सीखेगा नहीं। ये कहे पहले से इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये प्लस चार्ज नहीं रखना चाहता, तो ये वो काम नहीं करेगा जिसकी वजह से इस पे प्लस चार्ज आए। और प्लस चार्ज आ क्यों रहा है, लोन पेयर देने की वजह से। तो ये लोन पेयर नहीं देना चाहेगा। और जो लोन पेयर नहीं देना चाहेगा
वो वीक बेस होगा, क्योंकि जो लोन पेयर देते हैं वो अच्छे बेस और जो लोन पेयर नहीं देते हैं वो वीक बेस। ये मैंने आप लोगों को 10th में पढ़ाया था। लोन पेयर डोनर जो होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड की तरह बिहेव करते हैं। याद है? भूल गए? एसिड एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, बेस डोनर ऑफ लोन पेयर। अब आ जाओ अपनी मैकेनिज्म पे। तो बेटा इसकी मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म समझो। सबसे पहले क्या होगा? स्टेप 1, स्टेप नंबर 1। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवन मैकेनिज्म हो रही है? वीक बेस देख लिया, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देख लिया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इवन मैकेनिज्म चलेगा, इवन मैकेनिज्म चलेगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यहां से बनेगा। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड X। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो बॉन्ड पेयर है ये हैलोजन के ऊपर चला जाएगा। इधर देखो, नोट बाद में करना, टाइम देंगे। पहले स्टेप में क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होगा, तो ये लोन पेयर किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा? हैलोजन के ऊपर। तो सोचो बना क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ में यहां पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बन गया और X माइनस अलग हो गया। ठीक, बात समझ में आई? X माइनस अलग हो गया। ओके, अब आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, ये कार्बन कौन सा कार्बन था? अल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन सा है? बीटा। ये कौन सा है? बीटा। ये कौन सा है? बीटा। सब पे 3-3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो सेटजेफ रूल नहीं लगाएंगे, तो सेटजेफ रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब पे हाइड्रोजन बराबर बराबर हैं। तो चाहे इस बीटा से निकाल दो, चाहे इस बीटा से निकाल दो, चाहे इस बीटा से निकाल दो, एक ही चीज है। तो स्टेप 2 क्या होता है बोलो? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट बीटा कार्बन। ये हो गया स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट बीटा कार्बन। पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा? नहीं, क्योंकि ये तो लिविंग ग्रुप था, ये तो निकल गया है। अटैक कौन सा न्यूक्लियोफाइल करने आएगा? अगर ये बेस होगा तो OH माइनस अटैक करने आएगा। कौन अटैक करने आएगा? OH माइनस। तो देखो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, पॉजिटिव चार्ज है, CH3 और CH3। बेटा मैं इसका एक हाइड्रोजन खोल के दिखा देता हूं अलग से, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं एक हाइड्रोजन खोल के दिखा देता हूं, क्योंकि यहां बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लूज होना है। ठीक है, तो अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारे पास? OH माइनस। अब OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, ये बेस है, ये क्या करेगा? बीटा कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ही बीटा कार्बन पे अटैक करेगा प्रोटॉन निकल जाएगा, H+ निकलेगा। कैसे H+ निकलेगा? ध्यान से सुनना, यहां पर ये डिप्रोटॉनेट हो जाएगा। इसके अटैक को कैंसिल कर दो, आपको समझने में आसानी रहेगी। देखो क्या हो रहा है, यहां पे बीटा से हाइड्रोजन निकलना है। अब आप लोग यहां पे दिमाग लगाओ, बेस के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो जो हाइड्रोजन आएगा उसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड पेयर क्या करेगा? ये यहां कार्बन के पास चला जाएगा,
कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा सोचो, निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पास में है, मिलकर के डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां से H+ रिमूव हो जाएगा। तो देखो अब क्या बना, सोचो, ये जो H+ बना, ये H+ किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, OH के साथ। तो OH अटैक किस पे करेगा जाकर के, हाइड्रोजन पे करेगा जाकर के। तो प्रोडक्ट क्या बना, H2O। क्या बना, H2O। और साथ में ये CH2, इस पे निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नीचे क्या है, CH3, ऊपर क्या है, CH3। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां ट्रांसफर कर देगा। मैंने आपको बता रखा था निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पास पास में हो तो उसका मतलब क्या सोचना चाहिए कि एक बॉन्ड तुरंत बन जाएगा। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत, दिक्कत है, फिर से समझा देता हूं। देखो आप इसको ऐसे लिख लो, बीटा हाइड्रोजन। अब आसान रहेगा, अब आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो क्या होना है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल आया, तो अब यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। मैंने आपको बताया था अल्फा से, अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलेगा, तो अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल गया। अब बीटा से क्या निकलना है, हाइड्रोजन। बीटा से क्या निकलना है, हाइड्रोजन निकलना है। अभी इसको भूल जाओ, बीटा से क्या निकलना है, हाइड्रोजन। और यहां पे डबल बॉन्ड बनना है, आपको पता है। तो यहां पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, निगेटिव। निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुए तब निगेटिव चार्ज आया, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, यहां OH के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस। तो ये OH माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा। क्या बन गया, H2O। और यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे कार्बन के पास, निगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पास पास, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये, और अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इवन मैकेनिज्म का दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे लिया हेलोजन, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पे एक वीक बेस की रिएक्शन करा रहा हूं मैं। मान लो ये हमारे पास कोई वीक बेस का OH माइनस है, टेम्परेचर मैंने रखा सपोज करो 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो जैसे ही टेम्परेचर 60 आया, आपने क्या समझा, 50 से ऊपर चला गया, और 50 से ऊपर गया तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, इवन मैकेनिज्म होगा। वीक बेस भी मैंने ले लिया। अब बनेगा यहां पर प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस X माइनस प्लस H2। इसकी मैकेनिज्म देखें ये कैसे हुई है। कुछ और भी बनेगा क्या, ये वाला एल्कीन बन सकता था लेकिन वो माइनर बनेगा। माइनर हमें नहीं दिखाना है, हमें मेजर दिखाना है सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग। अल्फा बीटा बीटा, किस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे, जिसमें हाइड्रोजन कम है। इधर से नहीं निकालेंगे, इधर से निकालेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। समझो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, हाइलोजन CH2 और CH3। सबसे पहले
हाइड्रोजन निकलता है किस फॉर्म में? X माइनस के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के पास आ गए, तो जो बना वो कुछ ये बना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH प्लस सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, और साथ में क्या निकल गया? X माइनस। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब आप सोचो स्टेप नंबर 2 के लिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन पर हम लोग अटैक करवाएंगे। स्टेप नंबर 2 यहां पे समझाऊंगा। देखो मेरे पास बना CH3, लिखना नहीं अभी, CH प्लस, CH2, CH3। अब मुझे इसके बीटा हाइड्रोजन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है। ये भी बीटा हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब मैं किस पे अटैक करवाऊं? सोचो, इस वाले पर। अगर इस पे कराऊंगा तो इससे हाइड्रोजन निकलेगा, इस पे कराऊंगा तो इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो मैं इस बीटा को टारगेट करता हूं। हाइड्रोजन निकलना है तो एक इसका हाइड्रोजन खोल के दिखा देते हैं। देखो क्या होगा, OH माइनस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो इस हाइड्रोजन पे अगर OH माइनस अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड पेयर को इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो जैसे ही इसने बॉन्ड पेयर डोनेट किए, इस पे निगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज पास पास, डबल बॉन्ड बन गया। H पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। तो उसी टाइम पर OH माइनस अटैक किस पे कर देगा? इस हाइड्रोजन पे। प्रोडक्ट क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। क्लियर? ओके। अब बच्चों हमें E2 मैकेनिज्म देखना है। E2 मैकेनिज्म हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, फॉर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाओगे। इसकी प्रैक्टिस करना, एक होमवर्क दे रहा हूं, घर पे प्रैक्टिस करना अपने आप से।